हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस। जनरल साइंस में आज हम करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे इन 20 क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आउट ऑफ 20 आपको अपना भी स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको एज अ मॉक टेस्ट लेना है वीडियो। और प्लस बात करें दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर ले, डेली ऑन आपको क्लासेस चैनल पर मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो होता है दोस्तों, ये लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट होता है। क्लियर है। यदि बात करें यही बात दोस्तों आपका अदर ऑप्शन के बारे में, तो रेडियन जो होता है यह समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन। यही यदि ऑप्शन में दिया होता दोस्तों स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन, तो आपको राइट करना होता है घन कोण। ठीक है, घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टे रेडियन और समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, मीटर स्क्वायर की बात करें दोस्तों तो यह एसआई मात्रक होता है एरिया का। ठीक है, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर की बात करें, खाली मीटर दिया हुआ है तो यह लंबाई का मात्रक है। ठीक है, लेंथ का मात्रक मीटर है। क्लियर है। तो ये दोस्तों एसआई मात्रक से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। एक यहाँ ध्यान में रखिएगा, लेंस की क्षमता यदि आपकी दी गई है, यदि फोकल लेंथ आपको दी गई है, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी आपको क्वेश्चन में दी गई 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, ऐसा दिया हुआ है, बोल देता है ये लेंस की क्षमता निकालिए। इसका फार्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ये होता है फार्मूला लेंस की क्षमता का यदि फोकल लेंथ दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। यही बात करें अपवर्तन के अन्य एग्जाम्पल के बारे में, तो मान लीजिए एक टब है, टब में भरा पानी है, यदि उसमें आप एक लकड़ी डुबोते हैं तो हमको तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? अपवर्तन। क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ वायु जल में प्रवेश कर रही है, तो उसकी गति की दिशा जो होती है चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यही रीज़न है इन उदाहरणों का। ठीक है, यही बात करें परावर्तन का, तो परावर्तन के केस में क्या होता है, एक माध्यम में जब संचरित होती है प्रकाश की किरण, तो वो किसी सतह से टकरा कर, प्रकाश हो, ध्वनि हो, तो उसी माध्यम में जब टकरा कर उसी माध्यम वापस लौट जाती है, तो ये होता है परावर्तन के केस में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल पूछा, रेगिस्तान में मृग मरीच का सबसे बड़ा कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, और एग्जाम्पल में जैसे कांच है, कांच में यदि दरार पड़ जाए तो चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगों की बात हुई है दोस्तों, प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि तरंगे यदि संचरित हो रही हैं, परावर्तित होती हैं, तब वो प्रतिध्वनि हमें देती हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो परावर्तन के कारण ये केस होता है। हमने अपवर्तन के बारे में भी डिस्कस किया था। ध्वनि तरंगों के बारे में बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे इन्हें कहते हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं कि जब ये संचरित होती हैं तो तरंग के संचरण की दिशा में, मान लीजिए ये दिशा है उसके संचरण की, तो माध्यम के जो कण होंगे, ठीक है, माध्यम के कण वो भी जो है तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों में होता है। यही प्रकाश तरंगे दिया होता है तो वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे कैसी हो? अनुदैर्ध्य। एक क्वेश्चन बनता है प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ उनकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा और आभासी। ठीक है, आभासी। जब प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है तो कैसा होता है? सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी होगा। क्लियर है दोस्तों। समतल दर्पण के बारे में दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या प्लस फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, ये दोनों ही अनंत होती है।
कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, बात कर लें यहीं पास दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, यही बात करें यदि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो भी सीधा और आभासी बनता है। और यही बात करें यदि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, और यहाँ उल्टा कर लीजिए तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ 165 है, क्योंकि इससे पहले का पार्ट मैंने 8 पार्ट में आपको 160 क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ परेशान आपको नहीं होना है, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा देखिए ऐसा लिखते हैं, किलोवाट घंटा, तो ये लिखना भी आना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का एसआई यूनिट यदि पूछ ले दोस्तों, तो जूल, जूल जो है एसआई यूनिट है ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों, अदर ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक होता है सही मात्रक वाट। विभवांतर विद्युत का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ऊर्जा का मात्रक अभी हमने एसआई यूनिट में देखा जूल है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। ठीक है, तो आवेश का यहाँ दिया हुआ है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम। ठीक है, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट दोस्तों ये विद्युत बल्ब है, तो उसका जो ये पार्ट होता है, ये फिलामेंट, ये बना होता है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बन जाता है। तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। कारण क्या है, विद्युत बल्ब जब चलता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा, तो ये तार जब गर्म होते हैं, तो क्योंकि टंगस्टन का जो होता है गलनांक, ठीक है, गलनांक उच्च होता है, और गलनांक उच्च होने के कारण अधिक गर्म होने पर भी तार, इनकी जो शक्ति होती है, ताकत बनी रहती है, इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है गलनांक उच्च होने के कारण। तो ये रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। टंगस्टन की बात करें दोस्तों, तो इसका 74 एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक जो है 74 है, और इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंबल यदि कहा जाए तो W होता है। वोल्फ्राम इसका अन्य नाम है, वोल्फ्राम इसका दूसरा नाम है टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लेटिनम की यदि बात करें, तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, और PT इसका सिंबल है। तांबा की बात करें तो Cu इसका सिंबल है, और 29 इसका एटॉमिक नंबर है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है ध्वनि तरंगों की। अनुप्रस्थ प्रकृति होती है प्रकाश तरंगों की। ठीक है, प्रकाश तरंगों की कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 160 यानी 8, यानी आज का 8वां नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। ठीक है, अल्टीमेट जो इसका सोर्स माना जाता है वो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको मालूम है सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स माना जाता है ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों अब नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वो ऊर्जा जो निरंतर बनते रहते हैं, इनका उपयोग हम करते रहेंगे और हमें ये प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, समाप्त नहीं होंगे, और ये नवीकरणीय हो गए। लेकिन यही अनवीकरणीय की यदि बात किया जाए, तो ये क्या होते हैं, जिनका एक बार हम यदि उपयोग कर लें तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, यदि इनका मानवीय दोहन लगातार होता रहे तो ये समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय होता है। अब देखिए पेट्रोल, बिल्कुल दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सभी कैसे हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, जिनको बनने में काफ़ी समय लगता है। क्लियर है। अब यहीं देखें सौर ऊर्जा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। ठीक है, तो ये राइट आपका क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, सौर ऊर्जा, क्योंकि ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये निरंतर बनते रहते हैं। सौर ऊर्जा जिनका हम दोहन करते रहेंगे वो निरंतर ये बनते रहते हैं। तो ऐसा ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हो गया, और एग्जाम्पल में देख लीजिए जल ऊर्जा हो गया। ठीक है, सागरी तापीय ऊर्जा हो गया, ये सभी किस में आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जूल। ठीक है,
जूल जो है ये कार्य का मात्रक है, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, एसआई यूनिट। दोस्तों यही बात करें आपका अदर ऑप्शन के बारे में, तो देखिए एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक है कि नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। न्यूटन दोस्तों बल का एसआई यूनिट है, ठीक है। और यदि सीजीएस में बात करें तो डाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डाइन सीजीएस यूनिट है बल की। जूल अभी हमने देखा। वाट जो होता है दोस्तों ये अभी हमने बात किया था, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, पावर का मात्रक क्या होता है आपका वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट खोज इनकी, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको नाम ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन की, तो देखिए अल्टमैन, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। रॉबर्ट हुक को आपको मालूम होना चाहिए कोशिका की खोज की, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रेशम पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रेशम पालन का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर रेशम पालन का अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए ये जो अध्ययन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया विज्ञान की शाखा में, यहाँ से क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में बनने हैं, ठीक है। इसमें बात करें दोस्तों यदि अदर ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ सिल्वीकल्चर जो दिया हुआ है, तो सिल्वीकल्चर आपका संबंधित है वनों के संरक्षण संवर्धन से, तो वनों के संरक्षण संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर, यहाँ अध्ययन किया जाता है इसका। ओलेरीकल्चर जो है दोस्तों, यहाँ अध्ययन किया जाता है सब्जियों की कृषियों का, ठीक है, सब्जी की कृषि, खेती का, यहाँ लिख देता हूँ सब्जी की कृषि, ठीक है, तो यहाँ से इतना आप समझ जाइएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों की, ठीक है, शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? इकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राणियों के विचारों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है, प्राणियों के विचारों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन देखिए पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है दोस्तों आपका एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी में। फिलोलॉजी में स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के विकास संवर्धन के बारे में फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, भूकंप का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा सिस्मोग्राफ एक पूछा जाता है, सिस्मोग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, भूकंपीय तरंगों का सिस्मोग्राफ के अंतर्गत। अब बात करें यहाँ दोस्तों भूकंप के बारे में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, पी वेव, एस वेव और यल वेव, 3 वेव ये भूकंपीय तरंगे होती हैं, ये प्राइमरी वेव होती हैं, सेकेंडरी वेव होती है, यल वेव ये लव वेव होती हैं, जो धरातलीय या सतही तरंगे होती हैं, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे खतरनाक कौन सी तरंग है? तो यल वेव है, ठीक है, क्योंकि ये सतह तक जाती है और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो यल वेव सबसे खतरनाक होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से बन सकता है वायरोलॉजी में, तो वायरोलॉजी में दोस्तों वायरस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वायरस का अध्ययन किस में करते हैं? वायरोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, सपनों का अध्ययन किया जाता है ओनिरोलॉजी में। दोस्तों बात करें इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में नसों का अध्ययन, ठीक है, नस वगैरह का अध्ययन किसमें? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन, उनसे शहद निकालना, लिख देता हूँ यहाँ, मधुमक्खियों के पालन, उनसे शहद निकालना, ठीक है, ये सब एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन इस बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। यहाँ बात करें दोस्तों सिस्मोलॉजी, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अभी हमने देखा फूलों का संवर्धन, उसके कृषि, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। रोडोलॉजी, यहाँ रेडियोलॉजी कर लीजिए, तो रेडियोलॉजी के अंतर्गत एक्स-रे, ठीक, एक्स-रे और एवं अन्य जो विकिरण होते हैं इनके बारे में अध्ययन रेडियोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, तो कीट पतंगों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी में हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें अदर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत। कैल्कोलॉजी, केलोलॉजी एक होता है। ठीक है, यहाँ केलोलॉजी इसको कर लीजिएगा, तो केलोलॉजी में ह्यूमन ब्यूटी यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन किसमें किया जाता है? केलोलॉजी, यहाँ केलोलॉजी आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? खगोलीय पिंडों का। सिस्मोलॉजी हमने देखा भूकंप से रिलेटेड है, भूकंप का अध्ययन। ठीक है, केलोलॉजी अभी हमने बताया ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन। ठीक है, ह्यूमन ब्यूटी यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है केलोलॉजी में। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों एकॉस्टिक्स, इसमें अध्ययन करते हैं ध्वनि विज्ञान यानी ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिनकस ने। ठीक है, पिनकस ने आविष्कार किया था गर्भ निरोधक गोलियों का। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें ऑप्शन नंबर ए की, डगलस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में आता है कि माउस, जो कंप्यूटर माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया? डगलस ने किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए पार्ट्स में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,